ईएमआई के लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि करंट जो है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस सुटेबल है, हर तरीके से सुटेबल है करंट को मेजर करने के लिए। अगर करंट की डायरेक्ट सप्लाई हम देते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को, तो हमें स्केल पे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड मिल जाएगा करंट का। तो ये मैंने बताया था, स्पेशलिटी भी है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की कि करंट में और डिफ्लेक्शन में लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन होने का मतलब ये है कि इसका जो स्केल है वो लीनियर है। तो अगर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के तो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल फेवरेबल है एज ए अमीटर यूज करने के लिए। तो पीएमएमसी अमीटर देखेंगे पहले, फिर बाद में वोल्ट मीटर देखेंगे। क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर में, वो बिल्कुल करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, और वो पॉइंटर इजीली करंट के मैग्नीट्यूड को एक स्केल पे शो कर सकता है। तो इसलिए हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को एज एमीटर यूज कर सकते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से हम करंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मैंने बताया था कि क्योंकि हमें टॉर्क टू वेट रेशियो हाई रखना है, इसलिए जो बाइंडिंग है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, वो बाइंडिंग बहुत ही थिन वायर से की जाती है वेट को कम रखने के लिए एंड टॉर्क टू वेट रेशियो हाई रखने के लिए। तो अगर टॉर्क टू वेट रेशियो हाई रखना है तो जो बाइंडिंग है वो थिन वायर से की जाती है, जिसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट की करंट कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। नियरली अबाउट 100 मिली एम्पियर करंट कैरी कर सकता है, 100 मिली एम्पियर। तो ये एक लिमिटेशन है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पे। इस लिमिटेशन की वजह से हम डायरेक्टली इस इंस्ट्रूमेंट को एज एमीटर यूज नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है, लिमिटेड है 100 मिली एम्पियर तक, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था। टॉर्क टू वेट रेशियो इंस्ट्रूमेंट में हाई रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि टॉर्क टू वेट रेशियो ही इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी डिसाइड करता है। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो कम है तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी भी कम होगी। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो हाई है तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी भी हाई होगी। तो अगर सेंसिटिविटी हाई रखना है तो एक लिमिटेशन है कि वायर थिन होना चाहिए जिससे बाइंडिंग की गई है, ताकि वेट कम हो और टॉर्क टू वेट रेशियो हाई हो। तो अगर वायर थिन है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी को वो लिमिट कर देगा। करंट कैरिंग कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर तक ही होगी उस इंस्ट्रूमेंट की। तो इसलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम किसी एलिमेंट के अक्रॉस नहीं यूज कर सकते हैं। इसलिए इसमें हमें ज़रूरी है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं एज एमीटर। तो मॉडिफिकेशन हम इसमें ये करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के शंट में एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। A shunt resistance is used across the PMMC instrument to increase the current carrying capacity। तो जो टोटल करंट है
रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस तो जो होगा ये लो रेजिस्टेंस होगा, तो अगर हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा, करंट का मेजर पोर्शन उस लो रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा और इस डिवाइस को मिनिमम करंट मिलेगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने की वजह से जो करंट का मेजर पोर्शन होगा वो शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा और करंट जो डिवाइस को करंट मिल रही है उस करंट को हम लिमिट कर सकते हैं। इसलिए हम डिवाइस के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिसकी लो वैल्यू होगी, लो वैल्यू रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो डिजाइन देखते हैं और उससे हमें फायदा क्या है। The major portion of current will pass through the shunt resistance in this way the device can be protected। तो अगर शंट रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में तो जो करंट का मेजर पोर्शन होगा वो शंट रेजिस्टेंस से ही पास हो जाएगा और डिवाइस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डिजाइन देखते हैं। यहाँ मेजर कर जो करंट हमें मेजर करना है, क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट जो है वो टोटल करंट आई है जिसे हमें मेजर करना है। लेकिन क्योंकि शंट में हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया है लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, तो इस करंट आई का मेजर पोर्शन आई एस एच वो पास हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस से और करंट का कुछ पार्ट पास हो जाएगा पीएमएमसी मीटर से, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से। तो आरएम, अगर शंट की वैल्यू आरएम है, जो मीटर का रेजिस्टेंस है, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है वो आरएम है, शंट रेजिस्टेंस आरएसएच है, शंट से पास होने वाली करंट आईएसएच है और इंस्ट्रूमेंट से पास होने वाली करंट आईएम है। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करेगा वो करंट आईएम को मेजर करेगा। उसके लिए हमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जरूरत है जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल करंट मिल जाए। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस जो करंट पास हो रही है वो करंट आईएम है, हमें मेजर क्या करना है, हमें आई मेजर करना है। तो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करेगा वो आईएम को मेजर करेगा, आई को मेजर नहीं करेगा। उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जरूरत होगी। उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे आईएम में तो हमें टोटल करंट मिल जाएगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं कि
इन दोनों ब्रांच में दोनों पैरेलल ब्रांच हैं, इसलिए जो वोल्टेज इस ब्रांच में होगा वही वोल्टेज इस ब्रांच में होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ISH इंटू RSH इज इक्वल टू IM इंटू RM। यहाँ से RSH की वैल्यू लिख सकते हैं, RSH इज इक्वल टू IM RM upon ISH. This is equation number 1. Then we can write the equation of the current at this node. We can write that ISH is equal to I minus IM. From the KCL, we can write that ISH is equal to I minus IM. This is equation number 2. Put the value of ISH in equation number 1. After putting the value of ISH from the equation number 2 in the equation number 1, we will get RSH is equal to IM RM upon I minus IM. This is equation number 3. Taking the inverse, of equation number 3, we will get, after taking the inverse of equation number 3, we will get RSH is equal to 1 upon RSH is equal to 1 upon RSH is equal to I minus IM upon IM into RM. This is equation number 4. Now multiply with IM in the equation number 4. Multiplying with IM on both sides of equation number 4. After multiplying the equation number 4, both side of the equation number 4 with IM, we will get IM upon multiplying with RM, value of the resistance of instrument used in the measurement. So we will get RM upon RSH is equal to I minus IM upon IM into RM into RM. RM can cancel out. We will get RM upon RSH is equal to I minus IM upon IM. Further, this equation can be rewritten as equation number 5 can be rewritten as equation number 5
can be rewritten as Rm upon RSH is equal to I upon Im minus 1. Here I upon Im is called multiplication factor. Rm upon RSH is equal to M minus 1, where M is called multiplication factor. Multiplication factor. So we can write from this equation M is equal to I upon Im is equal to 1 plus Rm upon RSH. From this equation, this is equation number 6. After taking the measurement from the instrument, in this instrument we can find out the total value of the current by using the multiplication factor. तो अगर हमें यहाँ जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो करंट की टोटल वैल्यू तो मेजर नहीं कर रहा है, PMMC इंस्ट्रूमेंट करंट की टोटल वैल्यू तो मेजर नहीं कर रहा है, वो उसके कुछ पोर्शन को ही मेजर कर रहा है. लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है, तो जो वैल्यू PMMC इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर कर रहा है? Im. ये इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चल जाएगा कि Im कितना है, और इस Im में अगर हम M से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, हमें टोटल करंट मिल जाएगी. तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें पता है तो हम टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस डिवाइस में. अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें कैसे पता चल सकता है? हमें Rm की वैल्यू पता है, हमें RSH की वैल्यू पता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी पता कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा इस डिवाइस में, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्केल को कैलिब्रेट कर सकते हैं कि जो हमें स्केल पे वैल्यू मिलेगी वो M से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी, वो टोटल वैल्यू मिलेगी करंट की. अब अगर RSH को हम देखना चाहें M के टर्म में, तो इस इक्वेशन को इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि RSH कितना होगा. यहाँ से हम देख सकते हैं M माइनस 1 इज इक्वल टू Rm अपॉन RSH, या यहाँ से हम लिख सकते हैं RSH इज इक्वल टू Rm अपॉन M माइनस 1. तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है तो हम RSH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमें RSH पता है तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे इजीली हम टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर कर रहा है उस करंट में हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम टोटल वैल्यू करंट की फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखते हैं, जो हमने शंट रेजिस्टेंस यूज किया है, जो करंट बाईपास करने के लिए हमने जो रेजिस्टेंस यूज किया है
उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, किन कंडीशंस में इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाएगा मेजरमेंट में, वो कंडीशन क्या क्या है, और इस रेजिस्टेंस के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। यहाँ से क्लियर होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो टोटल करंट मेजर नहीं कर रहा है, आई को मेजर नहीं कर रहा है, आई के कुछ पोर्शन को ही मेजर कर रहा है। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है और हमें आई एम अगर पता चल गया इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट हमें कौन सी वैल्यू देगा, आई एम बताएगा। हमें चाहिए क्या, हमें आई चाहिए होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से हमें आई एम मिल रहा है, आई नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता चल जाए तो हम इस आई एम में एम से मल्टीप्लाई करके m इंटू आई एम इज इक्वल टू आई, इस करंट के इस वैल्यू में हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करंट की टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्प्रिंग जो शंट रेजिस्टेंस यूज हो रहा है उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, फीचर्स ऑफ शंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो शंट रेजिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट में, उसकी वजह से एरर कब आएगा, सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, तो हमें जो आउटपुट पे टोटल जो करंट मिलेगा उसमें कुछ एरर होगा। वो एग्जैक्ट वैल्यू करंट की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला फीचर तो इस रेजिस्टेंस में ये होना चाहिए कि ये किसी ऐसे मटेरियल से डिजाइन किया जाए जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसका मिनिमम हो। तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए इस रेजिस्टेंस की, द मटेरियल should have very low temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance, ताकि टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी चेंज होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा चांस है कि डिवाइस में एरर इंट्रोड्यूस हो जाए, मेजर्ड वैल्यू में एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी क्वांटिटी की। तो इस डिवाइस में हमने क्या देखा, जो हमने वोल्ट एक एमीटर डिजाइन किया पीएमएमसी का यूज करके। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया इसमें। सबसे पहले तो हमें पता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने बताया अगर थीटा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस पॉइंटर का जो रोटेशन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस प्रोपोर्शन में करंट चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में पॉइंटर का स्केल पे रोटेशन चेंज होगा, पॉइंटर पे लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल फेवरेबल है कि हम इसे एज ए एमीटर यूज कर सकें, एज ए करंट मेजरिंग डिवाइस यूज कर सकें। तो क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को करंट को मेजर करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसकी बाइंडिंग बहुत थिन होने की वजह से उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी 100 मिली एम्पियर तक लिमिटेड है। इसलिए हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से लार्ज करंट को मेजर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यूज करना पड़ा, लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ा,
ताकि जो मेजर करंट है वो डिवाइस से होकर पास ना हो, डिवाइस को डैमेज ना करे। मेजर वैल्यू ऑफ करंट शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाए और उस करंट का कुछ पोर्शन ही डिवाइस से होके पास हो, जिससे डिवाइस डैमेज होने से बच जाए। तो हमने क्या किया, डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने डिवाइस के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यूज किया, जहां से मैक्सिमम करंट इस शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाएगी और डिवाइस को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। लेकिन जब हमें मेजर करना है करंट आई और इंस्ट्रूमेंट हमारा मेजर कर रहा है आईएम को, मीन्स ये टोटल करंट मेजर नहीं कर पा रहा है, तो हम स्केल कैसे डिजाइन करेंगे कि स्केल पे हमें टोटल वैल्यू दिखे करंट की, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बस आईएम को मेजर कर रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें टोटल करंट चाहिए। तो हम स्केल को फिर कैसे कैलिब्रेट करें कि हमें टोटल मैग्नीट्यूड करंट का मिल जाए। उसके लिए हमने क्या किया, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट किया m, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें मिल गया m, जिसकी वैल्यू है I अपॉन IM इज इक्वल टू 1 माइनस RM अपॉन RSH, 1 प्लस RM अपॉन RSH। तो अगर हमें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाए, अगर डिवाइस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें पता है और डिवाइस आईएम करंट को मेजर कर रही है, हमें आईएम पता है, हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है, आईएम कहाँ से मिलेगा, जो रीडिंग होगी इंस्ट्रूमेंट की, एग्जैक्ट जो करंट होगी इंस्ट्रूमेंट में, वो करंट आईएम है, वो खुद रीड करके बताएगा। लेकिन जब हम स्केल डिजाइन करेंगे तो जहाँ आईएम हमें लिखना है वहाँ हम आईएम नहीं लिखेंगे, वहाँ हम m इंटू IM लिखेंगे स्केल पे, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर कर रहा है, आईएम मेजर कर रहा है। m इंटू IM क्या है, ये टोटल करंट की वैल्यू है। तो अगर आईएम हमें इंस्ट्रूमेंट से मिल जा रहा है तो हम स्केल पे m इंटू IM लिखेंगे और हमें टोटल करंट मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने एक PMMC इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज किया, हमें पता है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उस इंस्ट्रूमेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मान लिया 3 है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अगर डिवाइस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 है तो इस तरीके से हमें स्केल डिजाइन करना है, जहां हम टोटल करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, आईएम को नहीं। तो हमने सर्किट से कनेक्ट किया अपने एमीटर को, अपने PMMC इंस्ट्रूमेंट को। सर्किट से कनेक्ट करने पर हमने देखा कि जो करंट की वैल्यू है, जो PMMC इंस्ट्रूमेंट जो करंट की वैल्यू शो कर रहा है, वो शो कर रहा है मान लिया 50 मिली एम्पियर। अगर PMMC इंस्ट्रूमेंट करंट की वैल्यू शो कर रहा है 50 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब जो IM की वैल्यू है वो है 50 मिली एम्पियर। IM की वैल्यू हमें पता चल गई PMMC इंस्ट्रूमेंट के स्केल पे देख के। तो जो अगर IM 50 मिली एम्पियर है तो टोटल करंट कितनी होगी, IM में हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगी। तो अगर इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है 50 मिली एम्पियर तो स्केल पे हम लिखेंगे 50 इंटू 3 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। तो इंस्ट्रूमेंट तो मेजर कर रहा है 50 मिली एम्पियर, लेकिन जो करंट की टोटल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है करंट की, वो है 150 मिली एम्पियर। तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो 150 मिली एम्पियर बताएगा, लेकिन जब हम स्केल पे लिखेंगे उस वैल्यू को, जब हम स्केल पे लिखेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 150 मिली एम्पियर।
तो इस तरीके से हम स्केल को ऐसे कैलिब्रेट करेंगे कि वो टोटल करंट की टोटल वैल्यू को इंडिकेट करे। उसके बाद मैंने बताया कि जो शंट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ उसकी रेजिस्टिविटी में मिनिमम चेंज आना चाहिए, इसलिए कुछ स्पेशल मटेरियल्स है जिन मटेरियल्स का यूज करके रेजिस्टेंस डिजाइन किया जाता है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मिनिमम है, वो है मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटन एंड यूरेका। तीन मटेरियल्स हैं, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटन एंड यूरेका। ये तीन मटेरियल्स हैं जिनका यूज करके हम शंट रेजिस्टेंस को डिजाइन कर सकते हैं, जिन मटेरियल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मिनिमम है। अब अगर इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, गिवन है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमने एक अमीटर डिजाइन किया है जिसमें शंट रेजिस्टेंस जो मीटर पीएमएमसी का जो रेजिस्टेंस है आरएम है वो 30 ओम है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, जो टोटल करंट पास हो रही है डिवाइस से, जो आईएम है जो डिवाइस से करंट मिल रही है हमें, वो है 75 मिली एम्पियर और जो टोटल करंट है आई, टोटल करंट है 1 एम्पियर। तो हमें फाइंड आउट करना है एम कितना होगा और आरएसएच कितना होगा। तो हमें आईएम पता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में करंट कितनी फ्लो हो रही है वो हमें पता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना है वो हमें पता है और टोटल करंट की वैल्यू हमें पता है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है और शंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसे हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर m इज इक्वल टू आई अपॉन आई एम। m इज इक्वल टू आई अपॉन आई एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच। बस इस इक्वेशन का यूज करके हम m और आर एस एच दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से m को हम क्या लिखेंगे, हमें टोटल करंट पता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। हमें डिवाइस से होके पास होने वाली करंट पता है आईएम, गिवन है 75 मिली एम्पियर। तो 75 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 1/75 इंटू 1000। तो 25 इंटू 3 40, m की वैल्यू आ गई 40/3। तो अगर इसका मतलब यह है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करेगा आईएम, अगर उस आईएम करंट में हम 40/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल करंट की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 40/3 हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल चुका है। अब इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें पता है, आरएम की वैल्यू हमें पता है, तो हम इजिली शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि 40/3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच इज एम्प्लॉइज दैट 40/3 minus 1 is equal to RM is given 30 upon RSH। यहाँ से हम देख सकते हैं 37/3 is equal to 30 upon RSH।
यहाँ से RSH हो जाएगा 30 इंटू 3/37, 90/37। मैंने बताया था कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस यूज करते हैं शंट में, इसलिए यहाँ शंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 90/37 ओम। एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस है जिससे कि जो करंट का मैक्सिमम पार्ट है, टोटल करंट कितनी है हमारी 1 एम्पियर है, और 1 एम्पियर करंट में डिवाइस कितना मेजर कर रहा है, ओनली 75 मिली एम्पियर। बहुत कम वैल्यू मेजर करना पड़ रहा है डिवाइस को। जो मेजर पोर्शन ऑफ करंट है वो शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आरएम के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। आरएम 30 ओम है, आरएसएच आ रहा है 90/37 ओम, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है आरएसएच, और आरएम की वैल्यू 30 ओम है। तो आरएम की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है, आरएसएच की वैल्यू कम है, तो जो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, करंट का मेजर पोर्शन उस रेजिस्टेंस से पास होगा और करंट का मिनिमम पोर्शन पास होगा डिवाइस से होकर। जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं कि टोटल करंट है 1 एम्पियर, लेकिन डिवाइस को जो करंट मिल रही है ओनली 75 मिली एम्पियर। इससे हम आसानी से डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम सर्किट में कनेक्ट करके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का ही यूज करके हम सर्किट में कनेक्ट करके इजिली रीडिंग ले सकते हैं विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक शंट रेजिस्टेंस यूज करके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। इसकी रेंज मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक है, लेकिन अब हम अगर शंट रेजिस्टेंस यूज करें तो हम 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट को भी मेजर कर सकते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है शंट रेजिस्टेंस की, उस डिपेंडेंसी को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि डिवाइस में हमारा जो एरर हो वो मिनिमम हो, वो कम से कम हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि टेम्परेचर कंपनसेशन डिवाइस का कैसे किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।